Hello friends, welcome back to MIgniter. Today I am here with another aspects of welding of copper by oxy-acetylene gas welding. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट के लेक्चर में मैं आप लोग के साथ वेल्डिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया था एंड उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताया था कि कॉपर को किन किन वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ज्वाइंट किया जा सकता है एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट एज प्रिपरेशन। तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में कवर किया था। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू a cleaning method. In this video, cleaning method, filler rod selection, flux selection, flame and nozzle selection, preheating and selection of welding technique. ये all points हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स, तो अंत तक बने रहें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग मेथड को समझ लेते हैं। क्लीनिंग मेथड तो आप लोगों को पता है कि दो टाइप के क्लीनिंग होता है, एक तो मैकेनिकल क्लीनिंग होता है और एक केमिकल क्लीनिंग होता है। लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वीक 20 का पूरा वीडियो वहाँ पे मिलेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग मेथड को समझना नहीं है बस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा चुका है। तो आप लोगों को पता ही है कि मैकेनिकल क्लीनिंग होता है, केमिकल क्लीनिंग होता है। तो मैकेनिकल क्लीनिंग के द्वारा फ्रेंड्स हम लोग वर्कपीस के ऊपर से डर्ट या फिर फोर्जिन मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव रिमूव डर्ट एंड फोर्जिन मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। यानी कि मैकेनिकल क्लीनिंग से हम लोग ये कर सकते हैं। केमिकल क्लीनिंग से हम लोग क्या रिमूव कर सकते हैं? केमिकल क्लीनिंग से हम लोग ऑयल, ग्रीस, पेंट एक्सेट्रा को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव ऑयल, ग्रीस, पेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो केमिकल क्लीनिंग के द्वारा हम लोग डर्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं और मैकेनिकल क्लीनिंग के द्वारा हम लोग डर्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं और केमिकल क्लीनिंग के द्वारा हम लोग ऑयल, ग्रीस, पेंट इत्यादि को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, केमिकल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलर रॉड सिलेक्शन। फिलर रॉड सिलेक्शन में एज वी नो कि डीऑक्सीडाइज कॉपर इज अ वेल्डेबल कॉपर। तो इसमें जो हम लोग फिलर रॉड यूज़ करेंगे वो डीऑक्सीडाइज कॉपर का ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फिलर रॉड यूज़ करेंगे? सबसे पहले डीऑक्सीडाइज कॉपर रॉड यूज़ करेंगे। डीऑक्सीडाइज रॉड। अब डीऑक्सीडाइज कॉपर रॉड के रूप में हम लोग कौन सा एलॉय यूज करते हैं? कॉपर सिल्वर एलॉय फिलर रॉड। ये होता है कॉपर सिल्वर एलॉय फिलर रॉड। ये फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है कि जब हम लोग डीऑक्सीडाइज कॉपर को वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान हमें कॉपर सिल्वर एलॉय फिलर रॉड को यूज करना है। कॉपर सिल्वर एलॉय फिलर रॉड का यूज करना है। इट इज अ डीऑक्सीडाइज टाइप फिलर रॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फ्लक्स सिलेक्शन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कॉपर की वेल्डिंग में हमें फ्लक्स यूज करना पड़ता है फॉर गेटिंग अ साउंड वेल्ड। सो इसमें हम लोग जो फ्लक्स यूज करेंगे वो सुटेबल फ्लक्स जो होगा हमारा कॉपर सिल्वर एलॉय फ्लक्स। मैं लिख देता हूँ कॉपर सिल्वर एलॉय फ्लक्स यूज्ड फॉर अ वेल्डिंग कॉपर, डीऑक्सीडाइज कॉपर। ठीक है, तो डीऑक्सीडाइज कॉपर को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग कॉपर सिल्वर एलॉय फ्लक्स यूज करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग
नोजल का सिलेक्शन देख लेते हैं कि नोजल का सिलेक्शन कैसे करेंगे। नोजल सिलेक्शन सिंपल है, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट के वीडियो में बताया था, इसमें भी वही फंडा है कि नोजल सिलेक्शन हमेशा माइल्ड स्टील के लिए जो स्टैंडर्ड सिलेक्शन होता है नोजल का, उससे एक साइज बढ़ा करके लेना है, उससे एक साइज आगे लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यूज नोजल विच इज़ 1 साइज लार्जर देन दैट यूज फॉर माइल्ड स्टील। यानी कि हमेशा ये ध्यान देना है कि जो हम माइल्ड स्टील के लिए जो नोजल का सिलेक्शन करते हैं कॉपर और ब्रास के लिए, उससे एक ज़्यादा नंबर का साइज यूज करेंगे। ये फंडा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे 1.2 थिकनेस के लिए माइल्ड स्टील में हम लोग 2 नंबर का नोजल यूज करते हैं, तो यदि हम लोग कॉपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 1.2 मीटर के थिकनेस के लिए हमें जो नोजल साइज लगेगा वो 3 नंबर लगेगा, 2 की जगह पे 3 नंबर एक बढ़ा के लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें फ्लेम का सिलेक्शन देख लेते हैं अब। फ्लेम सिलेक्शन, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो कॉपर वेल्डिंग में हम लोग न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। कौन सा फ्लेम यूज करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम। अब यहाँ पे एक बात आता है कि न्यूट्रल ही फ्लेम क्यों यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों नहीं यूज करते, कार्बोनाइजिंग फ्लेम क्यों नहीं यूज करते? तो व्हेन वी आर यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम फॉर अ कॉपर वेल्डिंग, देन एक्सेस ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ कॉपर एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। और आप लोगों को पता है कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो काफ़ी ब्रिटल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होगा कि वेल्डिंग में डिफिकल्टी आएगी। तो इस वजह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम लोग यूज करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एसिटिलीन। वो जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिससे कि वेल्डिंग में दिक्कत होगा, है ना। और कार्बोनाइजिंग फ्लेम क्यों नहीं यूज करते हैं? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम होती है, एसिटिलीन की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एक स्टीम क्रिएट होता है, स्टीम बनता है, और स्टीम की वजह से क्या होता है कि पोरस वेल्ड बनता है, यानी कि वेल्डिंग में पोरोसिटी वगैरह आने लगती है। वी कैन नॉट गेट अ साउंड वेल्ड विथ कार्बोनाइजिंग फ्लेम, यानी कि हम लोग कार्बोनाइजिंग फ्लेम के साथ साउंड वेल्ड या फिर अच्छा वेल्ड हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसमें पोरोसिटी और ब्लो होल आने की ज़्यादा चांसेस रहता है फ्रेंड्स। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्री हीटिंग का। हम लोगों ने सारा देख लिया, केमिकल क्लीनिंग मेथड देख लिया, फिलर रोड सिलेक्शन देख लिया, फ्लक्स सिलेक्शन देख लिया, नोजल सिलेक्शन देख लिया, फ्लेम सिलेक्शन देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि प्री हीटिंग क्या होता है, इसके प्री हीटिंग को समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए प्री हीटिंग को समझ लेते हैं। प्री हीटिंग, अब कॉपर को वेल्डिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे प्री हीट करना पड़ता है। प्री हीट क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी हम लोग किसी भी मेटल को उस पर फाइनल वेल्डिंग करने से पहले अगर उसे हीट करते हैं तो उसे हम लोग प्री हीटिंग कहते हैं, है ना। हीटिंग द जॉब बिफोर द वेल्डिंग ऑपरेशन इज नोन एज प्री हीटिंग, यानी कि जॉब को वेल्डिंग करने से पहले यदि हम उसे हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम लोग प्री हीटिंग कहते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपर को वेल्डिंग करने से पहले हमें प्री हीट करना पड़ेगा, यानी कि उसे गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद ही हम उसे वेल्डिंग कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर गर्म किए बिना यानी कि प्री हीट किए बिना उसे हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग करते हैं तो फिर वेल्डिंग में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। उसमें वेल्डिंग का जो वेल्ड बिट का जो स्ट्रेंथ होगा वो मजबूत नहीं होगा। उस वेल्ड बिट का जो मटेरियल का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी उसमें चेंजेज आएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज आ जाएगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्री हीटेड द कॉपर बिफोर द वेल्डिंग, है ना। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्री हीटिंग क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग क्यों ज़रूरी है, वाई प्री हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप एंड रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप इन एंड अराउंड द वेल्ड ज्वाइंट ड्यू टू द हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कह रहा है कि हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वजह से वेल्ड के ऊपर, वेल्ड के अंदर या फिर वेल्ड एरिया के चारों तरफ रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि प्री हीटिंग करना पड़ता है फॉर मिनिमाइजिंग द रेजिडुअल स्ट्रेस,
है ना, रेजिडुअल स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए या फिर कम करने के लिए हमें प्री हीटिंग की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू द हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कॉपर होता है वो काफ़ी हीट का कंडक्टर होता है, हाई हीट कंडक्ट करता है फ्रेंड्स। इसी वजह से इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होता है और इस वजह से उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल से समझाता हूं तो ये काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में जितना हो सके आप लोगों को समझा दे। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रेजिडुअल स्ट्रेस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या फिर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है फ्रेंड्स। तो किसी भी मैटर या किसी भी मटेरियल का एक अपना टेंडेंसी होता है कि जब वो उसके ऊपर हीट हम लोग देते हैं तो उसके शेप में, एरिया में, वॉल्यूम में या फिर डेंसिटी में चेंजेज होता है फ्रेंड्स, यानी कि उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए हम लोग वेल्डिंग करें, ये हमारा एक वर्क पीस है, ये हमारा एक वर्क पीस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि वेल्डिंग कर दिया, ये वेल्ड बिट है। तो वेल्डिंग जब वेल्ड बिट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग एरिया पे जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग टेम्परेचर हो जाता है। जैसे जो हमारा ये हीट इफेक्टेड जोन है, ये हमारा HZ है, ये हमारा हीट इफेक्टेड जोन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सपीरियंस किया जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उसके बगल में थोड़ा सा कम होगा, उसके बगल में थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे एकदम कम होगा। तो जो वेल्ड बिट के जो पास वाला एरिया, जो एडजेसेंट एरिया है यानी कि हीट इफेक्टेड जोन है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। और देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हमारा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हमारा नॉर्मली 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अब ड्यू टू द अनइवन हीटिंग या फिर ये जो टेम्परेचर की जो डिफरेंस है अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग मतलब कि एरिया पे अलग अलग जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस वजह से क्या होता है कि रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है, रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये जो रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है तो इसके कारण से क्या होता है, रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब जो रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसके कारण से क्या होता है कि वेल्ड मेटल के अंदर क्रैकिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्रैक्स आने लगता है, क्रैक्स। अब क्रैक्स में क्या हो सकता है, हॉट क्रैकिंग भी होता है और कोल्ड क्रैकिंग भी हो सकता है, हॉट क्रैकिंग या फिर कोल्ड क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग, हॉट क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग। इसके बारे में हम लोग को डिटेल नहीं समझना है, इतना समझो कि इफेक्ट क्या पड़ता है रेजिडुअल स्ट्रेस को और क्यों मिनिमाइज करना जरूरी है इसे। तो अगर स्ट्रेस यहाँ पे रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से क्रैक हो सकता है, दूसरा डिस्टोर्शन हो सकता है, डिस्टोर्शन हो सकता है। डिस्टोर्शन में तुम्हारा तीनों डिस्टोर्शन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, एंगुलर एंड ट्रांसवर्स। ये तीनों डिस्टोर्शन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन भी हो सकता है, एंगुलर डिस्टोर्शन भी हो सकता है और ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन भी हो सकता है। इसके अलावा इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का जो परफॉर्मेंस है वो भी रिडक्शन होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के जैसा कि मैं बताया कि जो रिडक्शन इन मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट, कह रहा है कि जो वेल्डेड ज्वाइंट है उसका जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है उसमें रिडक्शन होगा, यानी कि उसमें कमी आ जाएगी,
उसका में कमी आ जाएगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें अगर मान लीजिए रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है, उससे क्या होगा कि हमारा जो टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी, मान लीजिए कोई मेटल को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके ऊपर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, ऐसे मान लीजिए जुड़ा हुआ है मेटल, तो यहाँ पे हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो ये जो टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जितना ये टेंसाइल लोड को सहन कर सकता है उससे वो पहले क्या होगा कि टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो वही हम लोग कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस में सबसे जो इफेक्ट पड़ेगा वो टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर पड़ेगा, और वहाँ पे वो टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया कि प्रीहीट क्यों करते हैं। प्रीहीट इसलिए करते हैं क्योंकि वेल्डिंग के दौरान इसके ऊपर रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और रेजिडुअल स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? थर्मल एक्सपेंशन के कारण। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि ये किसी भी मैटर का एक टेंडेंसी है, किसी भी बॉडी का टेंडेंसी है कि जब उसे हीटिंग करते हैं तो उसका एरिया, वॉल्यूम, शेप वगैरह चेंज होता है फ्रेंड्स, इसे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। उसके बाद इस रेजिडुअल स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है वेल्ड बिट के ऊपर? तो डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट पड़ते हैं। पहला क्रैकिंग हो सकता है, डिस्टोर्शन हो सकता है, या फिर मैकेनिकल परफॉर्मेंस में भी रिडक्शन हो सकती है, कमी हो सकती है। तो इसी रेजिडुअल स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं प्री हीटिंग। तो हम लोग प्री हीटिंग क्यों करते हैं? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसी वजह से प्री हीटिंग करते हैं। आंसर इसका क्या होगा कि ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रेजिडुअल स्ट्रेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्री हीटिंग द बेस मेटल एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करेंगे कॉपर की, तो हमें ये ध्यान देना है कि वेल्डिंग करने से पहले उसे 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले हमें गर्म करना है वेल्डेड एरिया को, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया प्री हीटिंग। इसी वजह से हम लोग प्री हीटिंग करते हैं कॉपर का वेल्डिंग करने से पहले। तो हम लोगों ने ये समझा कि प्री हीटिंग क्या होता है, क्यों प्री हीटिंग जरूरी है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ये समझ लिया। अब आखिरी जो इसका टॉपिक है, जो वीक नंबर 20 में जो हम लोग कॉपर वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आखिरी हमारा पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ, आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, वेल्डिंग टेक्निक सिलेक्शन, वेल्डिंग टेक्निक सिलेक्शन। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो वेल्डिंग टेक्निक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेल्डिंग टेक्निक के ऊपर भी मैं वीडियो अलग से बना रखा हूं। अगर आप लोगों को देखना है, अगर मैं इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, तो आप लोगों को अगर डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग वेल्डिंग टेक्निक को भी डिटेल में समझ सकते हैं। तो इसमें मैं ये एक चीज़ होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए कि मेटल का थिकनेस अप टू 3.5 मिलीमीटर है, तो वहाँ पे हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। यानी कि ये मान लीजिए मेटल है, ये हमारा मेटल है, अगर इसका थिकनेस वेल्डिंग करना है, अगर इसका ये थिकनेस अप टू 3.5 हो, अप टू 3.5 मिलीमीटर हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, है ना। अप टू 3.5 मिलीमीटर तक हम लोग लेफ्टवर्ड टेक्निक यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि मेटल का थिकनेस इससे ज़्यादा हो, एबव हो, यानी कि मेटल का थिकनेस जब एबव हो, तब हम लोग क्या करेंगे? राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अगर मेटल का थिकनेस ज़्यादा हो, एबव 4.0 मिलीमीटर, हम लोग क्या यूज करेंगे? राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, राइट वर्ड वेल्डिंग
टेक्निक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेल्डिंग टेक्निक। इसमें मेटल के थिकनेस का ध्यान देना है। अगर मेटल का थिकनेस 3.5 या उससे कम हो तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, या फिर अगर मेटल का थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो उस टाइम पे हमें राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करना है। अब लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक क्या होता है, अगर इसे आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और हम लोगों का ये जो आज हमारा वीक नंबर 20 एंड हो गया। वीक नंबर 20 में हम लोगों ने कॉपर के बारे में पढ़ा, ब्रास के बारे में पढ़ा, उसके वेल्डिंग मेथड के बारे में पढ़ा, पैरामीटर के बारे में पढ़ा, सारा चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर कवर किया फ्रेंड्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।